टाइम ट्रैवल है कि माइन्यूट डिटेल, इट्स लाइक जैसे एक लाइब्रेरी है। मुझे मालूम है कि एक लाल रंग की बुक है जिसमें मेरे बारे में कुछ जानकारी है मुझे चाहिए, और वो बुक जो है शेल्फ में करीब से राइट एक्सट्रीम एंड पर पड़ी है। जाहिर सी बात है मुझे वो किताब दिखेगी नहीं, तो मैं क्या करूँगा, कुछ कदम पीछे 10-15 कदम पीछे चलता हूँ तो मेरी पेरीफेरी ऑफ माई विजन एक्सपांड्स, और जो किताब मुझे नज़र नहीं आ रही थी वो नज़र आएगी। उसका आप बोल सकते हैं एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। एक सुपरफिशियस लेवल पे मुझे अच्छा वो लाल किताब उधर है, मैं कहूँ नहीं मुझे तो वो किताब में 50 नंबर के पेज पे क्या लिखा है वो पढ़ना है, तो मैं उस किताब की ओर जाऊंगा, हाथ में किताब लेके पढ़ूंगा। दैट इज एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस, जो प्रयोगों और कसौटियों के आधार पर साबित हो चुकी है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। अमेरिका में या किसी देश में कोई लाइव कोई इवेंट हो रहा है, उसको हम देख सकते हैं। ऐसा अगर 200 साल पहले कहता तो शायद हम कहता कि विज्ञान इस बात को नहीं मानता, लेकिन आज तो ये सच है। तो आज भी ज्ञान की कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक प्रयोगों और कसौटी और तर्क के आधार पर साबित नहीं हो पाई है, और इसे आज विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में शायद वो भी सिद्ध हो जाएगा। मैं ये कहूँगा कि पहले ज्ञान है, बाद में विज्ञान है। नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। हम जब भी स्पेस के बारे में सोचते हैं, हम सब भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचते हैं, या फिर हम जब भी हमारे इनर स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हैं, हमें बहुत सारे डिफरेंट ख्याल आते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है, हीलिंग क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आती। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आज के हमारे एक्सपर्ट गेस्ट अश्विन जी आज हमारे साथ हैं, जो कि एक साइको स्पिरिचुअल एक्सपर्ट है एंड साइको स्पिरिचुअल मेंटर है, जो कि हमें इन सारी चीज़ों के अंदर क्या क्या होता है, टाइम ट्रैवल क्या होता है, आप अपनी पास्ट लाइफ के बारे में क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, ये सब बताएंगे। ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। लेट्स स्टार्ट बाय वेलकमिंग अश्विन जी टू द शो। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें होती हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, फिर स्पेस में जो भी एनर्जीज होती हैं, इन सब को कौन एक्सेस कर सकता है? यानी कि आप जैसे हीलर्स हैं या फिर आप जैसे मेंटर्स हैं, आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन अगर किसी को सीखना है तो उसके अंदर क्या 10% होना चाहिए तभी वो कर पाता है, या फिर क्या होगा उस आदमी या औरत के अंदर कि वो इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सके? देखिए, सबके पास बेसिकली इनहेरेंट एबिलिटी होती ही है। जो इनविजिबल फोर्स है, जिसको हम भगवान, परमात्मा, ईश्वर, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं, उन्होंने हर जीव को ये एबिलिटी दी है। बाकी सारे जो प्राणी हैं उनको परमात्मा ने केवल इंस्टिंक्ट दिया है, जिसको आप कह सकते हैं अंतर्दृष्टि। हम इंसानों को परमात्मा ने इंस्टिंक्ट, अंतर्दृष्टि तो दिया है, लेकिन साथ साथ बुद्धि भी दी है। तो पहली बात तो ऐसा नहीं कि 10% होना चाहिए, ऑलरेडी है। मैं कहता हूँ 10% नहीं, आपके पास 100% है। बट कुदरत का एक नियम है कि इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू विल लूज़ इट। आपके पास है लेकिन आपने उपयोग नहीं किया है, और इसलिए आपको लगता है अगर ये मैं कैसे करूँ, मुझे नहीं आता है। बट एक 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर लर्निंग दिस, दैट इज़ इंटेंशन, attention and awareness. If you be alert about your intention, what exactly do you want, then if you remain alert about where you are paying your attention to, normally होता है ना कि आप काम कुछ और कर रहे हो लेकिन साथ साथ कहीं और दिमाग में चला है। जैसे कुछ लोग खाना खा रहे हैं, साथ में टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। सो उनका ना इंटेंशन ट्यून्ड है, ना अटेंशन है, ना अवेयरनेस है, ये तीनों डिस्टर्ब्ड है। सो अगर इफ़ ये 3 चीज़ें के ऊपर आप अलर्ट हो तो आपके पास ऑलरेडी 100% है, एंड यू कैन ग्रेजुअली इनकलकेट एंड डेवलप दिस एबिलिटी। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आजकल हम इंस्टाग्राम पे स्पेशली और बाकी सोशल मीडिया में भी बहुत देखते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स जो हैं वो रीड करते हैं कि आपका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, और फ्यूचर में आप क्या क्या होने वाला है, ये सब रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं और जो भी हैं उनको बताते भी हैं। तो ये क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स, वो होता क्या है और उसको कैसे किया जाता है? जैसे हमारे बॉडी का डीएनए है, उसमें हमारे बॉडी के बारे में सारी जानकारी है। सिमिलरली जो स्पेस है, स्पेस में पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है। स्पेस में हर सजीव और निर्जीव पदार्थों की जानकारी भी है, एवरीथिंग, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। एंड इस जानकारी जो कि फ्रीक्वेंसी में होती है,
स्पेस में, इसी को आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड का सवाल है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में केवल पास्ट लाइफ की जानकारी होती है, आकाशिक रिकॉर्ड को ओपन करना पड़ता है, आकाशिक रिकॉर्ड के लिए कुछ परमिशन होनी, ऐसा नहीं होता है। आकाशिक रिकॉर्ड कोई ऐसा नहीं कि कोई पिटारे में बंद है उसको खोलना पड़ेगा। इट इज़ ऑलरेडी ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट इन दिस वेरी स्पेस जहाँ अभी हम बैठे हैं। इसी स्पेस में पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है। जैसे इसी स्पेस में सारे रेडियो चैनल, सारे टीवी चैनल की फ्रीक्वेंसी है। मेरे पास जो डिवाइस होगी उस फ्रीक्वेंसी को मैं ट्यून करके मैं उसको सुन पाऊंगा या देख पाऊंगा। सिमिलरली आकाशिक रिकॉर्ड में हर चीज़ की, हर सजीव की, हर निर्जीव की पदार्थ की भी जानकारी है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। पर्सन कैन ट्यून इनटू हिज ब्रेन विद दैट फ्रीक्वेंसी। तो आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब कि सभी जानकारी जो है स्पेस में फ्रीक्वेंसी के रूप में है, एंड दैट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, अब सर टाइम ट्रैवल और आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या अंतर है और इसको हम कैसे इजीली समझ पाएंगे? टाइम ट्रैवल क्या होता है? देखो, एक चीज़ को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो जी, तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है आपको उसका एक्सपांडेड व्यू देता है, थोड़ा क्लैरिटी देता है। लेकिन उसी चीज़ को आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो माइक्रोस्कोप आपको माइन्यूट डिटेल देता है। आकाशिक रिकॉर्ड इज नथिंग एल्स बट इट इज परसीविंग द रिकॉर्ड, आकाशिक रिकॉर्ड यूजिंग काइंड ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हम हमारी कॉन्शियसनेस का दो अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, दैट इज एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस एंड एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। तो आकाशिक रिकॉर्ड को जब आप रीड करते हैं तो एक एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस के फॉर्म में आप एक सुपरफिशियस लेवल पे डाटा को परसीव करते हैं, एंड यूजिंग द डिवाइस कॉल्ड ब्रेन आप उसको डिकोड करते हैं। एंड टाइम ट्रैवल है कि माइन्यूट डिटेल, इट्स लाइक जैसे एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के शेल्फ में कुछ किताबें रखी हैं, एंड आई एम सर्चिंग वन बुक। मुझे मालूम है कि एक लाल रंग की बुक है जिसमें मेरे बारे में कुछ जानकारी है, मुझे चाहिए, और उस शेल्फ से करीब 2 फीट के डिस्टेंस से ही मैं उस किताब को ढूंढ रहा हूँ, और वो बुक जो है शेल्फ में करीब से राइट एक्सट्रीम एंड पर पड़ी है। जाहिर सी बात है मुझे वो किताब दिखेगी नहीं, तो मैं क्या करूँगा, कुछ कदम पीछे, 10-15 कदम पीछे चलता हूँ तो मेरी पेरीफेरी ऑफ माई विजन एक्सपांड्स, और जो किताब मुझे नज़र नहीं आ रही थी वो नज़र आएगी। तो जो मैं कुछ कदम पीछे गया उसका आप बोल सकते हैं एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। एक सुपरफिशियस लेवल पे मुझे अच्छा वो लाल किताब उधर है, और फिर मैं कहूँ नहीं मुझे तो वो किताब में 50 नंबर के पेज पे क्या लिखा है वो पढ़ना है, तो मैं उस किताब की ओर जाऊँगा, हाथ में किताब लेके पढ़ूंगा, दैट इज़ एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड टाइम ट्रैवल। आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या होता है कि लाइफ में जो आपका अभी तक जो रियलिटी हो चुकी है, आपके जीवन में जो भी अभी घटनाएं घटित हो चुकी है, वो डाटा स्टैटिक फॉर्म में है। फ्यूचर का डाटा वो डायनामिक है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स जो रीड करते हैं वो अक्सर ये बातें करते हैं कि पास्ट लाइफ की जानकारी, क्योंकि वो फ्यूचर की जानकारी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर की जानकारी आएगी टाइम ट्रैवल से। तो टाइम ट्रैवल के लिए आपको एक और डिफरेंट लेवल की एबिलिटी चाहिए। आपको यू नीड टू लर्न टू ट्यून इन टू योर ब्रेन विद दैट फ्रीक्वेंसी। जो फ्यूचर की जो जानकारी है वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन अ गिवन मोमेंट आप क्या निर्णय लोगे, तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। आपको अभी पता भी नहीं है कि मैं क्या निर्णय लेने वाली हूँ। वो उस स्थिति को जब आप फेस करोगे तब आपके सामने जो सिचुएशन होगी, परिस्थितियाँ होंगी, उसके हिसाब से आप निर्णय लोगे। तो वहाँ पे आप क्या निर्णय लोगे, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो जो आप निर्णय लोगे उसके आधार पे आप फ्यूचर में डिफरेंट सिचुएशंस का अनुभव करोगे, क्योंकि फ्यूचर में जो होगा दैट इज इफेक्ट। आप जो निर्णय लोगे दैट इज कॉज। बेसिकली यू कैन चूज योर कर्मा कॉन्शियसली। इट्स लाइक व्हेन यू टर्न ऑन जीपीएस ऑन योर मोबाइल, आपको कहीं जाना है तो जीपीएस में मोबाइल में स्क्रीन के ऊपर पूरा रूट दिखाता है, और आगे कुछ किलोमीटर के बाद ट्रैफिक जाम है, तो वो आपको ऑप्शंस देता है ना कि ये भाई आप एक लेफ्ट में एक रास्ता जा रहा है, बाईपास करके उस ट्रैफिक को बाईपास करके यू कैन कम ऑन दी मेन रूट, और दूसरा रास्ता है वो राइट से जाता है। सो इट गिव्स यू ऑप्शंस। तो टाइम ट्रैवल इज ऑल अबाउट लुकिंग फॉर ऑप्टिमम ऑप्शंस इन योर लाइफ इन द फ्यूचर। राइट। अब इसका उपयोग हम कैसे कर पाएंगे, जैसे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स जो हैं आपके पास आते हैं और आपके क्लाइंट्स जो हैं या फिर आपसे जो भी मदद के लिए आते हैं, तो वो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स, अगर आप कुछ एग्जाम्पल इसके शेयर कर पाए और हमें समझा पाए कि इसकी एक्चुअल उपयोगिता क्या है। लाइक आई गिव एन एग्जांपल कि जीपीएस ऑन करते हैं तो सिमिलरली लाइफ में आगे क्या होने वाला है,
कहते हैं लाइफ इज अ मिस्ट्री, कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। अगर ये सच होता कि कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है, तो हमें जीवन में कभी पूर्वाभास नहीं होता, कभी स्वप्न संकेत नहीं होता। कई बार ऐसे कि किसी को रात को नींद में कोई स्वप्न में घटना दिखी, और जो घटना स्वप्न में दिखी वैसी ही घटना कुछ दिनों के बाद वास्तविक जीवन में भी घटती है। तो इसका मतलब ये है कि जीवन एक मिस्ट्री नहीं है, कोई अज्ञात शक्ति है जो आपको इस बातों से अलर्ट करती है। तो जो लोग मेरे पास आते हैं उसमें से ज़्यादा, जैसे कि बिजनेसमैन हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड दे वांट टू नो कि क्या ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना चाहिए, उनका निर्णय क्या होना चाहिए। से कोई शादी होने वाली है किसी की, एंड दे आर लुकिंग फॉर अ ब्राइड और अ ग्रूम, तो कंफ्यूज होते हैं। उनके पास 2-4 रिश्ते आए हैं और दोनों अच्छे लगते हैं, तो भी उनको पता नहीं है कि क्या करें। तो उससे ये जान सकते हैं कि हु इज़ योर ऑप्टिमम लाइफ मेट। कई बार ऐसा होता है कि अपेरेंटली आपको कोई एक ऑप्शन जो आपके सामने है हर तरीके से अच्छा लगता था, लेकिन शादी के बाद पता चला इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, इट एंड्स अप इन डिवोर्स। वहीं उस वक्त आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी था जो आपको ठीक नहीं लगा था, लेकिन दैट वाज ऑप्टिमम। हो सकता है। तो ये ऑप्टिमम लाइफ मेट क्या है, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, या आपको ऐसा क्या करना चाहिए, यू कैन फाइंड आउट डूज एंड डोंट्स, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम ट्रेजेक्ट्री। आपके जीवन में आगे आपको ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, सो दैट यू कैन अवॉइड द चैलेंजेस इन द फ्यूचर। आई ऑलवेज से कि पेन इज एसेंशियल, सफरिंग इज ऑप्शनल। अगर किसी इंसान के जीवन में आज सफरिंग है, कष्ट है, इट इज़ बिकॉज कि उन्होंने पास में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो आज की उनकी जो समस्याएं हैं, तकलीफ़ें, उनकी वजह है। अभी तक तो जो हो चुका था वो हो चुका, लेकिन फ्यूचर में कोई कष्ट ना हो, इसके लिए अभी आगे आपको किस तरह से निर्णय लेने चाहिए, किस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, वो पता लगाया जा सकता है टाइम ट्रैवल से। सर, अब टाइम ट्रैवल की बात करें तो ऐसा भी सुनने में आया है कि टाइम ट्रैवल करना यानी कि आपके पास लाइफ से आपको कनेक्ट करवाते हैं। तो ये जो राज पिछले जन्म का, और जो भी लोग ऐसे बताते हैं ना कि आंख बंद करके, अभी आप आंख बंद करोगे आपको पिछला जन्म में आपकी आंख है वो आपको दिखेगा एंड ऑल दैट, क्या ये सच होता है? क्या टाइम ट्रैवल का प्रोसेस क्या होता है? पहली बात तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। हाँ। आप जो बात कर रही हैं राज पिछले जन्म का, दैट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। वो एक हिप्नोसिस है जिसमें जो क्लाइंट होता है, जो सब्जेक्ट है, उसको ट्रांस में ले जाया जाता है हिप्नोसिस के जरिए, एंड उस ट्रांस लाइक अवस्था में वो एक्सेस करता है व्यक्ति अपने पास्ट के जन्मों की फ्रीक्वेंसीज को, और उनका ब्रेन जो है डिपेंडिंग अपॉन उनके दिमाग में जो डाटा अवेलेबल है टू सपोर्ट दैट फ्रीक्वेंसी, टू डिकोड दैट फ्रीक्वेंसी, उसके आधार पर वो चीज़ों को परसीव करता है और वो बोलता है कि हाँ ऐसा है, मैं ऐसा देख रहा हूँ, या ट्रांस में से बाहर आने के बाद उनको रियलाइजेशन होता है। टाइम ट्रैवल इज एंटायरली डिफरेंट। टाइम ट्रैवल और पास्ट लाइफ रिग्रेशन दोनों टोटली अलग चीज़ें हैं। टाइम ट्रैवल का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आंख बंद करके देखते हैं। टाइम ट्रैवल जब हम करते हैं तो बिल्कुल होशो-हवास में होते हैं, खुली आंखों से जो भी हम परसीव करते हैं उसको पेपर के ऊपर स्केच के रूप में डालते हैं। इट्स लाइक जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे मतलब सामने जो चीज़ें पड़ी हैं, फिजिकल रियलिटी है, उसको मेरी 5 सेंसेस के जरिए मैं अनुभव करता हूँ, ठीक है। लेकिन इस रूम के बाहर मान लीजिए कोई घटना घटित हो रही है, इसी शहर में कहीं हो रही है, तो वो तो हमें नहीं पता है। लेकिन टाइम ट्रैवल के जरिए हम अपनी 5 फिजिकल सेंसेस को सूक्ष्म स्तर पे एक्सटेंड कर सकते हैं, फिजिकल बॉडी को यहाँ रखते हुए, और यहाँ बैठे बैठे वहाँ पर क्या घटना घटित हो रही है उसका पता करते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। सेंसेस को एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे हम लेके गए। लेकिन यही सेंसेस को टाइम ट्रैवल के जरिए फ्यूचर में ले जाया जाता है। कि जैसे आपका टाइम ट्रैवल में करूं, आप मुझे पूछो कि मुझे ये जानना कि मेरे लाइफ में ऐसी कोई मेजर चैलेंजिंग सिचुएशन ना आए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, या तो ऐसा क्या किया जाए, या तो कौन सी चुनौती आने वाली है। ओके, तो उसको कहेंगे हाइटन्ड सेंसरी परसेप्शन। सेंसेस को चेतना के उस स्तर पे लेके जाते हैं किसी व्यक्ति के फ्यूचर में कि उनके जीवन में क्या होता है ये बताया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर कुछ लोग हमें पूछते हैं कि हमें जानना है कि हमारे जीवन में ऐसी क्या चुनौती आने वाली है।
तो हम वहाँ कहते हैं कि एक बार अगर आपने उस चुनौती क्या होने वाली है अगर वो देख लिया टाइम ट्रैवल करके, तो फिर उसको चेंज करना मुश्किल है। ओह, मतलब वो होगी ही होगी। हाँ, वो ही हम ये बोलते हैं कि ये जानना चाहिए हाउ यू शुड अवॉइड दैट। साइंटिफिकली अगर मैं समझाऊं तो साइंटिस्ट लोग जो हैं वो पहले एक बड़ा प्रश्न था कि जो पूरा ब्रह्मांड में जो भी है वो किस रूप में है, कणों के रूप में है या वेव्स के रूप में है, जिस कॉल्ड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो साइंटिस्ट लोगों ने प्रयोग किया ये पता करने के लिए। तो एक थॉमस यंग नाम से एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया विच इज़ नोन एज अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने फोटोन के एक बीम को पास किया एक स्लिट के थ्रू, और सामने स्क्रीन के ऊपर क्या इंप्रेशंस होती है वो देखने के लिए। तो जब बीम को एक स्लिट से पास किया गया तो सामने उसका एक रेखांकन देखा गया, वो सीधा स्लिट दिखा गया। लेकिन उसी कार्ड के ऊपर डबल स्लिट रखा गया, और जब उस प्रकाश के बीम को या फोटोन के बीम को पास किया गया तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है कि हाँ ठीक है, एक स्लिट था तो एक रेखांकन देखने को मिलेगा, दो स्लिट है तो दो मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखा गया कि दो स्लिट थे तो वहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिली, बहुत सारे ऐसे वर्टिकल बार्स देखने को मिले। इससे ये पता चला कि जब किसी वेव्स को ऑब्जर्व किया जाता है तब वो वेव्स पार्टिकल के रूप में बिहेव करते हैं। तो फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटीज़ पड़ी है तरंगों के रूप में, अगर मैंने टाइम ट्रैवल के जरिए उसको परसीव कर लिया, यानी कि उसको देख लिया मेरी चेतना के उपयोग से 5 सेंसेस के जरिए, तो मतलब कि वो वेव्स वो अभी डायनामिक नहीं है, वो स्टैटिक हो गए। जब तक वो डायनेमिक है तब तक पॉसिबिलिटी है कि उसमें कुछ चेंज, या तो एटलीस्ट यू कैन लोअर द इंटेंसिटी। ओह, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको पूछना क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसे ही कुछ नहीं। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो लोग आते हैं उनको ये कहते हैं आप जो पूछना है पूछिए, आप 10-25 सवाल जो भी पूछना है पूछिए। उनके सवालों को रीड करके हम उनको हेल्प करते हैं कि आपको क्या एक्चुअली पूछना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, जो क्लाइंट आते हैं उनको खुद को मालूम नहीं पूछना क्या है, राइट। वो इतने कंफ्यूज हैं, उनके जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कि कंफ्यूज हैं। तो हम बोलते हैं आपकी जो प्रॉब्लम है लिखिए पेपर पे 1 2 3 4 जितनी भी है, देन वी गाइड कि आपको ऐसे ऐसे हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। सर, अब जैसे आपने कहा कि स्पेस में सब कुछ अवेलेबल है और स्पेस में जितने भी एनर्जीज हैं उसकी फ्रीक्वेंसी आप पकड़ सकते हैं, तो अब स्पिरिट्स की बात करें कि ये जो आत्माएं हैं तो उनसे क्या बात होती है टाइम ट्रैवल में, या फिर आप किसी कोई होता है ना कि भाई मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है या मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, उनकी कोई ख्वाहिश है क्या हमें ये प्रॉब्लम्स उनकी वजह से आ रही है क्या? ऐसा कुछ लाइक कोई डेथ आदमी से कनेक्ट करना चाहता है, कोई डेड से कनेक्ट करना चाहता है, तो क्या आप आत्माओं से बात करते हैं? क्या ऐसे बात होती है? पहली बात तो ये है कि जो आत्माओं से बात करने वाला कंसेप्ट है उसमें थोड़ा बहुत कहते हैं कि ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है। ओके। वहाँ आत्माओं से बात नहीं होती है, पर आत्मा चेतना से संपर्क होता है। एक इंसान की मृत्यु हो गई तो वो आत्मा तो शरीर से निकल के किसी दूसरे शरीर में जा चुकी, और जो शरीर में है, अब मान लीजिए कोई इंसान की डेथ हुई है 1 साल के पहले, तो वो आत्मा अभी किसी दूसरे शरीर में अगर है भी, तो वो दूसरा शरीर है वो तो 1 साल की उम्र का होगा, वो एक बच्चा होगा, उनको अपने कोई पूर्व जन्म का अभी रियलाइजेशन होगा भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो आत्मा कहीं स्पेस में भटक रही है और उसका कांटेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। पर कहते हैं कि कॉन्शियसनेस नेवर डाइज। वो आत्मा जो अभी 1 साल के बच्चे के शरीर में है, वो आत्मा पहले किसी और शरीर में थी, और वो शरीर में उनकी से 90 साल की उम्र में मृत्यु हुई थी। तो उस 90 साल की जो स्मरण है, उनकी जो घटनाएं हैं जीवन की, उनके जो इमोशंस हैं, वो सारे इमोशंस, सारे विचार, जो भी डोमिनेंट थॉट्स थे, जो ज़्यादा इमोशनली इंटेंस हैं, वो सारी फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में उसकी चेतना में है। चेतना को हम अलग अलग रूप में समझ सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड दूसरा है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आवर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जो इंसान की मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा निकल के दूसरे शरीर में चली गई, तो उनकी जो कॉन्शियसनेस थी, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इट इज लाइक जैसे 2 कैंडल यहाँ जल रही हैं, तो वो कैंडल की ज्योत है, उसको मान लीजिए आप कह लो आत्मा है, और उसकी रोशनी का दायरा है वो है आत्मा चेतना। ठीक है, रोशनी बुझ गई, ज्योत को बुझा दिया, तो जो पहले जो रोशनी निकल रही थी ज्योत से, साइंटिफिकली अगर समझे तो उस ज्योत से प्रकाश कण, फोटोन्स निकल रहे थे, जिसकी वजह से हमें रोशनी नजर आ रही थी। ज्योत को बुझा दिया
तो फोटॉन्स निकलना बंद हो गए। लेकिन जो फोटॉन्स ऑलरेडी निकल चुके थे पहले, वो कहाँ गए? तो वो स्पेस में विलीन हो गए। और जो ऑलरेडी दूसरी मोमबत्ती जो जल रही है, उसकी रोशनी के दायरे में वो घुल मिल गए, मतलब विलीन हो गए। सिमिलरली जब किसी इंसान की मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा किसी दूसरे शरीर में चली गई, तो उसकी आत्मा के साथ जो आत्म चेतना कॉन्शियसनेस का दायरा जो जुड़ा था, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जिसमें उनकी जीवन का जो इन्फॉर्मेशन था फ्रीक्वेंसी के रूप में, वो इट बिकम अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो जब मैं किसी मृत व्यक्ति की जानकारी लेना है कि वो उनके मृत्यु के समय या मृत्यु के पहले उनके मन में क्या विचार था, अगर उनकी कोई ख्वाहिश थी तो क्या है, और मैं जब इस जानकारी की फ्रीक्वेंसी को एक्सेस करता हूँ किसी भी रूप में, चाहे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या ऑटोमेटिक राइटिंग हो या आकाशिक रिकॉर्ड हो या टाइम ट्रैवल हो, ये अलग अलग मॉडलिटीज़ हैं, किसी भी रूप में, तो उस स्थिति में हम आत्मा से संपर्क नहीं करते, लेकिन वो आत्म चेतना से संपर्क है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी मिथ है कि आत्माओं से बात करते हैं, तो ये गलत है। आत्मा से बात नहीं करते, आत्म चेतना से संपर्क होता है। आप इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? आपने ऐसा कोई केस जो है वो सॉल्व किया हो, या फिर इसके बारे में आपने ये किया हो कि आत्मा चेतना से बात की और फिर उसका सोल्यूशन जो भी फैमिली? एक बहुत यंग लड़का जिसकी मृत्यु हुई थी बेंगलोर में, बाथरूम में नहाते हुए, बाथरूम में गैस गीज़र था, और गैस गीज़र से बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं। गैस गीज़र की वजह से क्या होता है कि बाथरूम में जो स्पेस है, छोटा सा बाथरूम है, तो उसमें से ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है जो फ्लेम है वो, और कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से स्ट्रैंगुलेशन से, दम घुटने से डेथ हो जाती है। तो उसके पिता के मन में ये सवाल था कि भाई मेरे बेटे की इतनी छोटी उम्र में डेथ हुई, तो मुझे जानना है कि इसके मन में क्या था। तो जब हमने उसके लिए टाइम ट्रैवल के जरिए पता करने की कोशिश की, उनकी चेतना से संपर्क, अगेन आत्मा से नहीं होता है, उसकी आत्मा चेतना से जब कनेक्शन हमने किया, तो पता चला कि उनके मन में चल रहा था विचार कुछ बाइक खरीदने का, तो बाइक के बारे में सोच रहा था। तो जब मैंने उनके पिताजी को बताया, तो उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि कुछ एग्ज़ाम उन्होंने अच्छे नंबर से पास करी थी, तो उनके पिताजी ने उनको बोला था कि अगर तूने इतने नंबर से अगर पास कर लिया एग्ज़ाम, तो तुझे जो बाइक चाहिए मैं दूंगा। तो जिस दिन उनकी डेथ हुई, उसके दूसरे ही दिन वो बाइक खरीदने जाने वाले थे, उनके और पिताजी और दोनों। तो उसी दिन वो सोच रहा था कि कल मुझे बाइक लेने जाना था। तो ये ऐसा होता है कि जो प्रेडोमिनेंट थॉट्स होते हैं वो पता किया जाता है। अब आपने बोला कि टाइम ट्रैवल, आकाशिक रिकॉर्ड्स और ये सब ऑटोमेटिक राइटिंग, तो हमने टाइम ट्रैवल और आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात की, लेकिन ऑटोमेटिक राइटिंग जो होता है कि कई सारे लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे पेन जो है वो ऑटोमेटिक भी लिखना शुरू कर देती है, और या फिर जो भी ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं, जैसे कि आप एक एक्सपर्ट हैं, आप लिखते हैं, तो वो कौन लिखता है? वो आपको एनर्जी लिखवाती है? वो क्या प्रोसेस है? व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग? देखिए क्या होता है कि जब ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं, तो अब आप एक ट्रांस लाइक स्टेट में होते हो, इसको अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई एनर्जी लिखवा रही है, आपका शरीर माध्यम है, दैट्स कॉल्ड मीडियमशिप या चैनलिंग कहते हैं। तो आपका बॉडी इज बीइंग यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। ऐसा नहीं कोई एनर्जी आपका हाथ पकड़ के लिखवा रही है, ऐसा नहीं है। योर बॉडी इज इंस्ट्रूमेंट। आप जो फ्रीक्वेंसी को परसीव करते हो और उसको आपका ब्रेन प्रोसेस करता है, दैट इज कॉल्ड डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन, और वो आप लिखते हो जो भी परसीव करते हो। तो बेसिकली ये इट इज़ ऑल साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। चाहे आप ऑटोमेटिक राइटिंग कह लीजिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कह लीजिए, आकाशिक रिकॉर्ड कह लीजिए, टाइम ट्रैवल कह लीजिए, इट इज़ वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेम थिंग। अलग अलग चीज़, मतलब अलग अलग स्वरूप हैं। जबकि टाइम ट्रैवल जो है इट इज़ एंटायरली यूनिक एंड डिफरेंट थिंग, वो सबसे अलग है। टाइम ट्रैवल में जैसे कि मैंने बताया कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी का डाटा है। सर, अब जैसे आपने बताया कि आपकी बहुत सारी बातों में साइंस इज एवरीवेयर, और इसकी वजह से पीपल डू गेट कन्विंस कि ये जो भी है वो साइंस से रिलेटेड है। तो स्पिरिचुअलिटी और साइंस, ये दोनों कैसे इसमें मिक्स होकर के आते हैं इस सब्जेक्ट में? आकाशिक रिकॉर्ड हो गया, फिर टाइम ट्रैवल हो गया, कुछ भी हो गया, इसमें स्पिरिचुअलिटी भी है या फिर इट इज ओनली जस्ट द साइंस? दोनों है। देखो, ज्ञान की कुछ ऐसी बातें जो प्रयोगों और कसौटियों के आधार पर साबित हो चुकी है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। आज से 200 साल पहले हमें कोई कहता कि कोई कांच का एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें आप बैठकर अमेरिका में या किसी देश में कोई लाइव कोई इवेंट हो रहा है, उसको हम देख सकते हैं। ऐसा अगर 200 साल पहले कहता तो शायद हम कहता कि विज्ञान इस बात को नहीं मानता, लेकिन आज तो ये सच है।
तो आज भी ज्ञान की कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक प्रयोगों और कसौटी और तर्क के आधार पर साबित नहीं हो पाई है, और इसे आज विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में शायद वो भी सिद्ध हो जाएगा, तब इसे विज्ञान मानेगा। मैं ये कहूँगा कि पहले ज्ञान है, बाद में विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान का जन्म भी तो ज्ञान से ही हुआ ना। आज एक साइंटिस्ट कोई खोज करता है तो खोज करने के लिए उसको चाहिए क्या? ज्ञान चाहिए ना। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो उसके दिमाग में पहले एक विचार आया कि कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे प्रकाश निकलेगा। तो उसने पहले क्या किया होगा? कुछ नॉलेज हासिल किया होगा, कुछ किताबें पढ़ी होगी या किसी भी तरह से नॉलेज हासिल किया, फिर उसने प्रयोग किया। तो एक बार असफल रहा तो उसको लगा कि नहीं, मेरे ज्ञान में कुछ कमी है, तो उसने और अपने ज्ञान को बढ़ाया। तो करते करते उसने अपनी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, इस तीनों का समन्वय किया, तब जाके वो खोज को जन्म दे पाया। तो ज्ञान पहले है, बाद में विज्ञान है। सर, अभी हम हमारे पॉडकास्ट का ना एक सेगमेंट है, टेक अवे सेगमेंट, जहाँ से हमारे व्यूअर्स जो है वो आपकी बातों से कुछ ना कुछ सीखेंगे या फिर उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट होगा अगर वो कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हमारे जो भी लोग व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं वो कर सके। अब जैसे ये जो टाइम ट्रैवल है या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स है, वो कौन कर पाएगा और कैसे उसको करना सीखना चाहिए? सीखना है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है और कितने टाइम में ये सीख सकते हैं? पहली बात तो ये सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप मुझे पूछोगे कितने लोगों के मोबाइल में GPS होना ज़रूरी है, इसका जवाब क्या हो? सबके पास ज़रूरी है। जो भी सफ़र करते हैं सबके लिए। तो ज़िंदगी भी कहते हैं एक सफ़र है, लाइफ इज़ अ जर्नी। एंड हमें पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ की जर्नी का डेस्टिनेशन क्या है। क्या हमारी जर्नी में कोई अवरोध, चैलेंजेस आने वाली हैं तो क्या है, उसकी पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए हमारा कहेंगे GGS, गॉड्स गाइडेंस सिस्टम, जो है आकाशिक रिकॉर्ड या टाइम ट्रैवल, जो भी कहो, सबके लिए ज़रूरी है, सब लोग सीख सकते हैं। लेकिन यस, कुछ भी सीखने के लिए एक लेवल ऑफ अवेयरनेस तो चाहिए। एक चीज़ कोई 5 साल का बच्चा सीखे और वही चीज़ एक 15 साल का बच्चा सीखे, दोनों की मैच्योरिटी में फ़र्क है। तो यहाँ पर भी जो चीज़ आपको सीखनी है उसके भी कुछ स्टेप्स हैं। आप कोई टाइम ट्रैवल सीखने के लिए बात करें सीधा, तो उसके पहले उनको ज़रूरी है कि पहले ये समझे आकाशिक रिकॉर्ड क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को सीखें, उसका अभ्यास करें, और 3 चीज़ों का ध्यान रखें: इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस। कि जब कभी भी कोई काम कर रहे हैं तो यू शुड बी फोकस्ड, यू शुड नो व्हाट डू यू वांट। अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? खाना खाते वक्त मोबाइल में ध्यान है, तो इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, ये तीनों डिस्टर्ब्ड हैं। तो 3 चीज़ों का ध्यान रखें तो उनकी चेतना अपने आप मैच्योरिटी के लेवल पे आएगी। सर, अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इंस्टिंक्ट्स जो है वो आते हैं, जैसे कि किसी को ऐसा लगता है कि आज पूरे दिन में कुछ बुरा होने वाला है, या फिर किसी को ऐसा लगता है आज मुझे लगता है कि आज मेरा काम हो जाएगा। तो इस ये जो सारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं, इसको हम कैसे डिकोड कर पाएं? कोई ऐसा सिंपल वे है क्या? देखिए क्या होता है, जब इंट्यूशन होता है या इंस्टिंक्ट आप जो कह रहे हैं, तब जो फ्रीक्वेंसी स्पेस में है उसको आपका ब्रेन परसीव करता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं, डाटा नहीं है उसको प्रोसेस करने के लिए, और उस फ्रीक्वेंसी को ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के रूप में बॉडी में कन्वे करता है। और इसलिए आपको जो पेट में बटरफ्लाई सेंसेशन होता है, या गला चोक हो जाना, या कुछ पैरों के काफ मसल साइट हो जाना, रोंगटे खड़े होना, इस तरह के अनुभव होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, रिलैक्स होकर बैठें, अपने इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस तीनों के ऊपर अपने कॉन्शियस कंट्रोल प्राप्त करने की कोशिश करें, तो आप देखोगे कि ज़्यादा क्लैरिटी आने लगेगी। जो आपको केवल पता चलता है कि कुछ बुरा होने वाला है, उसमें क्लैरिटी आएगी। जैसे कि अगर हम मेडिटेट करें या फिर हम किसी के ऊपर फोकस करें, कुछ कंसंट्रेशन मतलब उसके ऊपर दें, तो इससे हमारे ब्रेन को ये फ्रीक्वेंसीज ये डिकोड हो सकती हैं? कैसे हो सकती है? मेडिटेशन से डिकोड नहीं होगी, मेडिटेशन से एक्सेस कर पाओगे। जब आप मेडिटेट करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपांड होती है। मान लीजिए इस फर्श पे मोमबत्ती जल रही है और इस मोमबत्ती का एक रोशनी का दायरा है, और एक 10 रुपये का सिक्का या कोई चीज़ छोटी सी फर्श पे गिरी है जो कि रोशनी के दायरे के बाहर है, तो वो चीज़ हमें नजर आएगी? नहीं आएगी। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए मोमबत्ती की रोशनी को एक्सपांड करने के लिए अगर मान लो ज्योत को थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए, जैसे लालटेन में एक नोब होता है, उसको घुमाते हैं तो ज्योत बड़ी होती है, रोशनी बढ़ती है, या मोमबत्ती को थोड़ा ऊपर उठाते हैं, तो जैसे ही रोशनी का दायरा बढ़ेगा, जो चीज़ पहले रोशनी के दायरे के बाहर पड़ी थी वो भीतर आ जाएगी और हमें वो दिखेगी। राइट। ठीक उसी तरह जब आप मेडिटेट करते हो तो आपकी चेतना का दायरा बढ़ता है, इससे वो जो फ्रीक्वेंसी है स्पेस में वो आपके दायरे के अंदर आ जाती है। लेकिन उसको ब्रेन को उस फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस करने के लिए सपोर्टिंग डाटा चाहिए।
वो तो फ्रीक्वेंसी में है। आपकी जो भी लैंग्वेज है, वर्बल लैंग्वेज, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, जो भी, उसमें डिकोड करने के लिए यू शुड हैव उस फ्रीक्वेंसी से वर्ड में, शब्दों में ट्रांसलेट करने के लिए एक मैकेनिज्म जिसको हम कहेंगे न्यूरल पाथवेज, ब्रेन में जो न्यूरल पाथवेज है वो ट्रेंड होना चाहिए। आपके ब्रेन को जैसे जैसे तालीम दोगे वैसे वैसे होगा। मेडिटेशन जरूरी है, इससे इट हेल्प्स यू ट्रेनिंग योर ब्रेन टू एक्सपांड योर कॉन्शियसनेस। आपकी चेतना को एक्सपांड करने में हेल्प मिलती है। राइट। अब एक लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लाइफ में बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिलती, तो कभी कभार बोलते हैं कि ये उसके डेस्टिनी में ही नहीं है, और कोई एक तरफा प्यार है, उसको वो पाना चाहता है लेकिन वो नहीं पा सकता क्योंकि उसके डेस्टिनी में नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो डेस्टिनी ऐसा कुछ होता है या फिर हम अपनी डेस्टिनी बना सकते हैं? अगर आप किसी भी इंसान को पूछो, जैसे मैं आपको पूछूं, आपके लाइफ में आज जो भी सिचुएशंस हैं विथ रिगार्ड टू योर रिलेशनशिप, विथ रिगार्ड टू योर फाइनेंस, विथ रिगार्ड टू योर करियर, आपकी जो भी सिचुएशंस है उसके लिए कहीं ना कहीं अपने पास में कोई निर्णय लिया था, वो जिम्मेदार है। अगर कोई इंसान मोटापे से परेशान है तो उन्होंने पास में निर्णय नहीं लिया कि जाके जिम में जाए, वर्जिश करे। ऐसा कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ योर डिसीजंस डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर डेस्टिनी। तो अभी तक जो होना था हो चुका, आपने पास में जाके यू कैन नॉट अनडू, लेकिन नाउ एटलीस्ट यू आर अवेयर, तो आप फ्यूचर में ऐसे डिसीजंस लीजिए यूजिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स या टाइम ट्रैवल, सो दैट यू कैन हैव कॉन्शियस कंट्रोल ऑन योर डेस्टिनी। ओके। इसीलिए भगवान ने, परमात्मा ने हमें देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्री विल, इंटेलेक्ट, बुद्धि दी है। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो है गॉड ड्रिवन लाइफ, दूसरा है ईगो ड्रिवन लाइफ। हम दो प्रकार की इंटेलिजेंस यूज करते हैं, इंटेलिजेंस ऑफ हार्ट और इंटेलिजेंस ऑफ हेड। कभी कभी हम निर्णय लेते हैं, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और। हम दिल के दबाव को वश हो जाते हैं, दिमाग परेशान, दिमाग के दबाव को वश हो जाते हैं, दिल परेशान। लेकिन इफ़ यू यूज इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस, दिल और दिमाग दोनों के समन्वय से जब निर्णय लोगे, दैट इज गॉड ड्रिवन पाथ। और इसीलिए परमात्मा ने हमें इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि दी है कि दोनों का यूज करो। इंस्टिंक्ट भी जरूरी है। आपको अगर लगा कुछ बुरा होने वाला है, वो इंस्टिंक्ट ने बताया, लेकिन अब बुद्धि का उपयोग करो, इंटेलेक्ट। उस फ्रीक्वेंसी को एनालिसिस करना सीखो कि अच्छा बुरा होने वाला है तो क्या होने वाला है, किसी से लड़ाई होने वाली है, किसी से बिजनेस में नुकसान होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है। डेस्टिनी जो है वो कुछ हद तक परमात्मा ने बाय डिफॉल्ट दे दी है, उसको हम कहेंगे भाग्य बल। लेकिन वहाँ आज़ादी दी है कि आप खुद चेंज करो, यू हैव फ्रीडम कि आप कैसे चेंज कर सकते हो। इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू हैव कॉन्वर्जेशन विथ यू, लेकिन हमारे पास अगर समय की पाबंदी नहीं होती तो ये पूरी रात तक चल सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही लोगों को पता ही नहीं है इस टॉपिक के बारे में कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ये जो टाइम ट्रैवल होता है वो कैसे होता है, और इसके साथ कितना बड़ा साइंस जुड़ा हुआ है। दैट इज़ द मेन पॉइंट। सो थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस विद सच ब्यूटिफुल इंफॉर्मेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर giving the access to know this world. Thank you so much, sir. It was absolutely pleasure. Thank you. तो ये थे हमारे अश्विन जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई जिनके बारे में कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। तो आप इस एपिसोड को ज़रूर से देखिए, और आपको कोई भी डाउट्स हो तो हमारे अश्विन जी जो हैं उनका हमने एड्रेस भी दिया हुआ है, आप चैनल पे जाके उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग से गेस्ट लेकर के मैं आऊँगी अगले एपिसोड में। आप जुड़े रहिए हमारे साथ लेट्स टॉक पॉडकास्ट में। फर्नीचर कर्टेसी टेरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड।